अनुपम खेर से खार खाए बैठे शशि थरूर ने फिर कुछ ऐसा किया कि उन्हें अनुपम खेर से खरी खोटी सुनने को मिली। शशि थरूर ने अनुपम खेर के 2012 में किए गए एक ट्वीट को रीट्वीट कर दिया तो पलटकर खेर ने उन्हें करारा जवाब दे डाला। दरअसल 2012 में अनुपम खेर ने अमेरिकी लेखक एडवर्ड एबे का हवाला देते हुए ट्वीट किया था कि एक देशभक्त को अपनी सरकार के खिलाफ अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। शशि थरूर ने इस पोस्ट को रीट्वीट किया और लिखा कि धन्यवाद, आपके साथ पूरी तरह से यहाँ सहमत हूँ। उन्होंने मार्क ट्वेन के एक उदाहरण के साथ लिखा। थरूर ने कहा कि देशभक्ति आपके देश में हर समय और आपकी सरकार का समर्थन करती है। थरूर के इस कमेंट के बाद अनुपम खेर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा कि प्रिय शशि थरूर, आपने मेरे 2012 के ट्वीट को ढूंढ कर निकाला, आज उस पर टिप्पणी की। ये न केवल आपकी बेरोजगारी और दिमागी कंगाली का प्रमाण है, बल्कि आप इंसानी तौर पर कितना गिर चुके हैं इसका भी सबूत है। मेरा ये ट्वीट जिन लोगों के लिए था वे आज भी भ्रष्टाचार का प्रतीक हैं। यू नो इट। ऐसा पहली बार नहीं है जब अनुपम खेर और शशि थरूर ट्वीट्स को लेकर इस तरह प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रहे हों। हाल ही में शशि थरूर ने ट्वीट कर कहा था कि धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के लिए खड़े होने पर कांग्रेसियों की कश्मीर से लेकर केरल तक हत्या की जाती रही है। मैसेज साफ है, कांग्रेस मुक्त भारत। आइडिया ऑफ भारत के सभी दुश्मन यही चाहते हैं, क्योंकि अजय पंडित कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे, इसलिए उनकी हत्या पर राजनीति करने और पार्टी विशेष से जोड़ने की वजह से अनुपम खेर ने शशि थरूर को खरी खोटी सुनाई थी। दिल्ली में कोरोना के मामलों को संभाल पाने में नाकाम केजरीवाल ने जब हाथ खड़े कर दिए, तब जाकर केंद्र सरकार ने कमान संभाली। गृह मंत्री अमित शाह के सामने पूरी तरह सरेंडर कर चुके केजरीवाल को जब ये लगने लगा कि सारा श्रेय कहीं बीजेपी न ले जाए, इसके लिए आम आदमी पार्टी ने अपना पुराना घटिया खेल शुरू कर दिया। दिल्ली में न तो बेड्स थे न टेस्टिंग के इंतजाम, लेकिन अमित शाह के मोर्चा संभालते ही टेस्टिंग 4 गुना ज्यादा बढ़ गई। उनके प्रयासों से दिल्ली में रिकॉर्ड समय में 10,000 बेड्स वाले कोविड हॉस्पिटल्स का निर्माण हुआ, जिसकी जिम्मेदारी अमित शाह ने आईटीबीपी को सौंपी। इस निर्माण में रेलवे ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन जैसे ही मौका मिला केजरीवाल एंड कंपनी इसका श्रेय लेने के लिए बेचैन हो गई। दरअसल मोदी सरकार के गृह मंत्रालय ने दिल्ली में कोरोना के संकट को देखते हुए 10,000 बेड्स का कोरोना केयर सेंटर का निर्माण कराया। इस सेंटर के निर्माण के लिए राधा स्वामी व्यास ने जमीन दी है और आईटीबीपी इसकी जिम्मेदारी संभाल रहा है। फ्लोरिंग का काम रेलवे के द्वारा किया गया। इस सेंटर के निर्माण में दिल्ली सरकार की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन केजरीवाल एंड गैंग बेशर्मी से इसका क्रेडिट लेने में जुटे हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ट्वीट कर लिखा कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में अरविंद केजरीवाल सरकार ने दुनिया का सबसे बड़ा कोविड अस्पताल बनवाया, जबकि भाजपाइयों ने मूर्ति बनवाई। इससे पहले आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने एक ट्वीट कर दावा किया था कि दिल्ली सरकार द्वारा बनाए गए दुनिया के सबसे बड़े कोविड अस्पताल का गृह मंत्री अमित शाह चोरी चोरी चुपके उद्घाटन कर रहे हैं। संजय सिंह के इस दावे को पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर ने खंडन किया और कहा कि गृह मंत्री कोविड सेंटर का उद्घाटन नहीं बल्कि निरीक्षण करने के लिए जा रहे हैं। बता दें कि संजय सिंह के इस झूठ का पर्दाफाश तब हो गया जब गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार पटेल हॉस्पिटल का दौरा कर निरीक्षण किया, जबकि संजय सिंह द्वारा ये दावा किया गया था कि वे उद्घाटन करने के लिए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का मामला दिन बीतने के साथ और उलझता जा रहा है। हर दिन नए दावे और खुलासे सामने आ रहे हैं। बिहार के इस अभिनेता की मौत को भाई भतीजावाद और बॉलीवुड में कुछ खास स्टार्स के एकाधिपत्य को जोड़कर देखा जा रहा है। इस बीच बिहार के लोक गायक सुनील छैला बिहारी ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में अभिनेता सलमान खान पर गंभीर आरोप लगाए। सुनील छैला बिहारी ने यूट्यूब पर एक वीडियो संदेश जारी कर आरोप लगाया कि सुशांत सिंह राजपूत को पिछले 1 महीने से धमकियां मिल रही थीं। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों से सुशांत बहुत परेशान चल रहे थे। लगातार धमकियां मिलने की वजह से सुशांत सिंह राजपूत परेशान थे। धमकियों का आलम ये था कि वे लगातार अपने मोबाइल सिम कार्ड्स बदल रहे थे। सुशांत ने 1 महीने में करीब 50 बार सिम कार्ड्स को चेंज किया था। सुनील छैला बिहारी ने आरोप लगाया कि सिम कार्ड्स बदलने के बाद भी धमकियों का आना बंद नहीं हुआ। लोक गायक का आरोप है कि सुशांत के दोस्त संदीप सिंह हर बार नए सिम कार्ड का नंबर धमकी गैंग यानी सलमान खान एंड गैंग को बता देते थे। इसके बाद सलमान खान अपने गुंडों के माध्यम से सुशांत को कॉल करके धमकियां दिलवाते थे। इस वजह से सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की या उनकी हत्या हुई। इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। सुनील छैला बिहारी का आरोप है कि संदीप सिंह जैसे एक्टर्स को लगता है कि जब तक उन्हें सलमान खान, करण जौहर, एकता कपूर जैसे लोगों का साथ नहीं मिलेगा वे कुछ कर नहीं पाएंगे।
इसलिए संदीप सुशांत की सारी जानकारी सलमान खान गैंग तक पहुंचाते थे। अपने इस वीडियो संदेश को लेकर सुनील छैला बिहारी ने कहा कि वे चाहते हैं कि इंडस्ट्री में कोई और सुशांत राजपूत न बने। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री में बाहर से जाने वाले लोगों को एकजुट होने की जरूरत है और नेपोटिज्म को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ आवाज बुलंद करनी होगी। एक दो लोगों के विरोध करने से बात बनेगी नहीं। सुनील छैला बिहारी ने कहा कि इंडस्ट्री में गोविंदा जैसे कलाकारों को नेपोटिज्म का शिकार होना पड़ा। अगर स्ट्रगलर और बाहरी कलाकार एकजुट होंगे तो स्वाभाविक है कि इंडस्ट्री में हालात सुधरेंगे। छैला बिहारी ने जो आरोप सलमान खान एंड कंपनी पर लगाए उसकी पुष्टि तो मुंबई पुलिस की तरफ से नहीं की गई, लेकिन सूत्र बताते हैं कि मुंबई पुलिस की प्रारंभिक जांच में भी पता चला है कि सुशांत सिंह राजपूत पिछले कुछ समय से लगातार सिम कार्ड्स बदल रहे थे। हालांकि इस पर अभी किसी पुलिस अधिकारी ने कुछ भी कहने से इनकार किया है। पुलिस का कहना है कि जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश किए जाने के बाद ही इन बातों का खुलासा हो पाएगा। पीएम मोदी और शरद पवार के बीच का मामला कुछ गुरु शिष्य जैसा ही है। ऐसे कई मौके आए जब पवार मोदी सरकार के बचाव में सामने आए और आलोचना कर रही कांग्रेस को लताड़ लगाई। लद्दाख कांग्रेस के साथ राहुल गांधी लगातार नरेंद्र मोदी सरकार पर हमलावर हैं, एक के बाद एक सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के सहयोगी एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने चीन मामले पर मोदी सरकार के बचाव और राहुल गांधी को ही आईना दिखाने का काम किया। हालांकि चीन ही नहीं बल्कि मोदी सरकार को कांग्रेस जब घेरने की कोशिश करती है तो शरद पवार हर बार मोदी के रक्षा कवच बनकर सामने खड़े नजर आते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बारे में सच बोलें और अपनी जमीन वापस लेने के लिए कार्रवाई करें तो पूरा देश उनके साथ खड़ा होगा। इस पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि हम नहीं भूल सकते कि 1962 में क्या हुआ था। चीन ने हमारी 45,000 स्क्वायर जमीन पर कब्जा कर लिया था। ये जमीन अभी भी चीन के पास है, लेकिन वर्तमान में मुझे नहीं पता कि चीन ने जमीन ली है या नहीं, मगर ये बात करते वक्त हमें इतिहास याद रखना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। पवार ने कहा कि ये किसी की नाकामी नहीं है। अगर गश्त करने के दौरान कोई आपके क्षेत्र में आता है तो वे किसी भी समय आ सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि दिल्ली में बैठे रक्षा मंत्री की नाकामी है। उन्होंने कहा कि मुझे अभी युद्ध की कोई आशंका नहीं दिखती। चीन ने जाहिर तौर पर हिमाकत तो की है, लेकिन गलवान में भारतीय सेना ने जो भी निर्माण कार्य किया है वो अपनी सीमा में किया। चीन मामले को लेकर पिछले दिनों हुई सर्वदलीय बैठक के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कई सवाल उठाए और कहा था कि अब भी देश एलएसी से जुड़े कई मुद्दों पर अंधेरे में है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए थे कि सैनिकों को बिना हथियार के किसने भेजा था। इस पर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने नसीहत देते हुए कहा कि चीन सीमा पर सैनिक हथियार लेकर गए थे या नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय समझौतों द्वारा तय होता है। हम तो ऐसे संवेदनशील मुद्दों का सम्मान करते हैं। बता दें कि राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी शरद पवार के बयान के गहरे राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। 2014 के बाद से कई बार ऐसे मौके आए हैं जब एनसीपी प्रमुख शरद पवार बीजेपी के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर खड़े नजर आए। खासकर तब ये देखने को मिला जब किसी मुद्दे पर मोदी सरकार को कांग्रेस ने घेरने की जबरदस्त कोशिश की हो। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी भी एनसीपी प्रमुख शरद पवार को सार्वजनिक मंच से अपना गुरु बता चुके हैं। मोदी सरकार में ही शरद पवार पद्म विभूषण से नवाजे गए। शायद यही वजह भी है कि जब भी मोदी किसी मुसीबत में होते हैं, शरद पवार हमेशा उन्हें मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। राफेल डील मामले पर उन्होंने मोदी सरकार को क्लीन चिट दी थी, तो सीएए पर सरकार के समर्थन में खड़े नजर आए। राफेल डील के मामले पर जब पूरा विपक्ष मोदी सरकार को घेरने में जुटा हुआ था, राहुल गांधी राफेल मामले को लेकर मोदी सरकार पर लगातार हमलावर थे। ऐसे में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने विपक्ष से अलग अपनी राजनीतिक लाइन खींचते हुए मोदी सरकार के लिए रक्षा कवच की भूमिका में वे नजर आए। शरद पवार ने राफेल पर मोदी सरकार को एक तरह से क्लीन चिट देते हुए कहा था कि लोगों को पीएम मोदी की नीयत पर कोई शक नहीं है। उन्होंने कहा था कि राफेल विमान खरीदारी में तकनीकी पहलुओं पर चर्चा करने की विपक्ष की मांग ठीक नहीं है। राफेल पर बैकफुट पर चल रही बीजेपी के लिए पवार का बयान राहत देने का काम कर रहा था। बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह ने ट्वीट कर कहा था कि पूर्व रक्षा मंत्री शरद पवार दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रहित में सच बोल रहे हैं। शाह ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें कम से कम अपने गठबंधन के पुराने सहयोगी रहे शरद पवार से ही बुद्धिमानी सीखनी चाहिए। 2014 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी बहुमत के आंकड़ों से 18 सीट पीछे रह गई थी। नतीजों के तुरंत बाद एनसीपी ने बीजेपी को सरकार बनाने के लिए समर्थन देने का ऐलान किया था। गुजरात चुनाव के वक्त जब कांग्रेस समेत विपक्ष बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने की तैयारी में थी, चुनाव से ठीक पहले एनसीपी ने कांग्रेस के साथ न जाने का फैसला किया।
माना जाता है कि इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला। पिछले साल राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर चुनाव के दौरान ये खबर थी कि एनसीपी विपक्ष की ओर से एनडीए के सामने अपना उम्मीदवार उतारेगी, लेकिन आखिरी मौके पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अपना उम्मीदवार उतारने से मना कर दिया था। इसी के बाद कांग्रेस ने बीके हरिप्रसाद को राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर के लिए अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन जीत नहीं सके। ऐसे कई मौके आए जब शरद पवार मोदी सरकार के साथ खड़े नजर आए। केंद्र सरकार से डायरेक्ट पंगा लेने की आदत तो केजरीवाल पहले ही छोड़ चुके हैं। अब ऐसा लगता है कि केजरीवाल अमित शाह के बड़े फैन हो चुके हैं। ये अचानक हृदय परिवर्तन हुआ है या फिर किसी तरीके से आत्मज्ञान की वजह से, ये तो पता करना होगा। लेकिन तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अमित शाह के साथ केजरीवाल की वो कैसी मुलाकात रही कि केंद्रीय गृह मंत्री के गुणगान करते नहीं थक रहे। दिल्ली में कोरोना को कंट्रोल करने को लेकर केजरीवाल ने जो बयान दिया है, उससे तो ये भी लगने लगा है कि अचानक किसी दिन अरविंद केजरीवाल ऐसी कोई घोषणा न कर डालें कि अब तक राजनीति में जो कुछ भी वो सीखे हैं वे सब अमित शाह से ही सीखे हैं। कोरोना वायरस से दिल्ली में जंग को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के एक बयान से ऐसे तमाम सवाल उठ खड़े हुए हैं। अरविंद केजरीवाल ने ये बयान अमित शाह के साथ मिलकर कोरोना पर काबू पाने की कोशिशों के अनुभव के आधार पर एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कोरोना से जंग में केंद्र सरकार की तरफ से मिल रहे सहयोग का कई तरीके से आभार जताया और यहाँ तक बोल गए, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में केंद्र ने हमें हाथ पकड़कर चलना सिखाया है। वैसी स्थिति को क्या कहें जब कोई कट्टर विरोधी साथ देखे जाएं और दोनों में से एक हद से ज्यादा झुका हुआ नजर आए और दूसरे पर कोई फर्क ही न देखने को मिले, क्योंकि अभी तक अमित शाह के रुख में अरविंद केजरीवाल को लेकर कोई तब्दीली न तो दिखी है और न ही कोई ऐसा संकेत ही मिला है। अमित शाह ने दिल्ली सरकार के साथ किसी तरह के टकराव से तो इनकार किया, लेकिन अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के हर दावे को अमित शाह एक एक करके खारिज करते जा रहे हैं। अब तो अमित शाह ने भी कम्युनिटी ट्रांसमिशन जैसी मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की आशंकाओं को खारिज कर दिया है। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने दिल्ली में कोरोना वायरस की कम्युनिटी ट्रांसमिशन की आशंका जताई थी और ये भी कहा था कि केंद्र सरकार की ही बात आखिरी मानी जाएगी, क्योंकि प्रोटोकॉल यही कहता है। अमित शाह का कहना है कि आज की तारीख में दिल्ली में कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्थिति नहीं है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। कोरोना से निपटने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और एमसीडी तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने हाल ही में आशंका जताई थी कि दिल्ली में ही कोरोना वायरस के मामले इतने हो सकते हैं जितने कि अभी पूरे देश में हैं। लेकिन अमित शाह ने आप नेता के इस दावे को भी गलत बता दिया। शाह कहते हैं कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि दिल्ली में 31 जुलाई तक कोरोना के 5.5 लाख मामले हो जाएंगे और उनके पास व्यवस्था की कमी है। इससे स्थिति थोड़ी पैनिक हो गई थी, लेकिन मुझे भरोसा है कि अब ये स्थिति नहीं आएगी, क्योंकि कोरोना होने से पहले हमने उसे रोकने के उपायों पर जोर दिया है। अमित शाह ने कहा तो सिसोदिया अपनी बात को लपेटने में जुट गए, कहा कि तब ऐसा था, अब ऐसा नहीं है। हाल ही में अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल को भी ट्विटर पर डपट दिया था। अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह को छतरपुर के कोविड केयर सेंटर का दौरा करने का न्योता अपने तरीके से देने की कोशिश की, जिसमें वो एक तरीके से कोविड केयर सेंटर का क्रेडिट लेने की भी कोशिश कर रहे थे। जैसे ही गृह मंत्री को केजरीवाल की मंशा समझ में आई, अमित शाह ने ट्विटर पर लिखा, प्रिय केजरीवाल जी, 3 दिन पहले हमारी बैठक में इस पर फैसला लिया जा चुका है और गृह मंत्रालय ने दिल्ली के राधा स्वामी सत्संग में 10,000 बिस्तर वाले कोविड केयर सेंटर के संचालन का काम आईटीबीपी को सौंप दिया है। काम तेजी से जारी है और एक बड़ा हिस्सा 26 जून तक शुरू हो जाएगा। बाद में अमित शाह और अरविंद केजरीवाल दोनों साथ ही साथ कोविड केयर सेंटर को भी देखने गए। 26 जून से कोविड केयर सेंटर शुरू भी हो चुका है। गृह मंत्रालय ने कोविड केयर सेंटर के संचालन का जिम्मा आईटीबीपी के विशेषज्ञों को सौंपा हुआ है। जून की शुरुआत में अरविंद केजरीवाल और उनके साथी कोरोना वायरस को रोक पाने में नाकाम रहने और तमाम बद इंतजामी को लेकर निशाने पर रहे। हालात ये हो चुके थे कि न तो लोगों की कोरोना वायरस को लेकर जांच हो पा रही थी और न ही अस्पतालों में एडमिशन। ऐसे कई मामले सामने आए जिसमें लोगों की शिकायत ये रही कि अस्पताल कोरोना पॉजिटिव लोगों को भर्ती ही नहीं कर रहे हैं। तभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में कोरोना के हालात पर एक सर्वदलीय बैठक बुलाई और डॉक्टर विनोद पॉल के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई। अब तो केजरीवाल भी ये मानने लगे हैं कि दिल्ली में कोरोना वायरस को लेकर लोगों के बीच कैसी अफरा तफरी मची हुई थी। चीनी सीमा पर तनाव के बीच बीएसपी प्रमुख मायावती मोदी सरकार के साथ खुलकर आईं और कांग्रेस पर जोरदार हमले किए। मायावती ने कहा कि चीन के मुद्दे पर हम बीजेपी सरकार के साथ खड़े हैं।
कांग्रेस के लोग बेहुदी बातें करते हैं। इस तरह के आपसी विवाद से चीन को फायदा मिलेगा। लगे हाथ मायावती ने प्रियंका वाड्रा को अपने लपेटे में लिया। पिछले दिनों प्रियंका वाड्रा ने मायावती को बीजेपी का प्रवक्ता कहा था और इसी बात का जवाब देते हुए मायावती ने कहा कि बीएसपी की अलग विचारधारा है। हम किसी के हाथ का खिलौना नहीं है। मिलकर सरकार बनाना या चुनाव लड़ना अलग बात है। बीएसपी का उदय कांग्रेस के चलते हुआ। मायावती ने कहा कि चीनी सीमा पर तनाव के चलते देश के आंतरिक मुद्दे दब रहे हैं। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, जनता एक तरफ कोरोना से परेशान है, अब महंगाई चरम पर है। केंद्र सरकार कीमतें नियंत्रित करे। मायावती ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश अभियान पर भी हमला किया। कहा कि जमीन पर गरीब को लाभ नहीं पहुंचा है। सिर्फ प्रचार करने से काम नहीं चलेगा। सिर्फ योजनाएं लॉन्च की जा रही हैं, योजनाओं की निगरानी करना भी जरूरी है। उन्होंने योजनाओं में भेदभाव का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कभी कांग्रेस कहती है कि बीएसपी बीजेपी के हाथ का खिलौना है, कभी बीजेपी कहती है कि बीएसपी कांग्रेस के हाथ का खिलौना है, लेकिन दोनों पार्टियां राजनीति कर रही हैं। चीन के मुद्दे पर हम बीजेपी के साथ हैं। मायावती ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि चीन के मुद्दे पर कांग्रेस के लोग बेहुदी बातें करते हैं। कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण बीएसपी का जन्म हुआ। कांग्रेस के रहते लोगों ने पलायन किया। रोजगार देती तो लोग पलायन नहीं करते। कांग्रेस अपनी नीतियों के साथ सत्ता से गई। बीजेपी को कांग्रेस से सबक सीखने की जरूरत है।